students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics और macroeconomics किसे कहते हैं, इसकी स्कोप क्या क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस कौन सी है, इसके वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम सिर्फ डिफरेंस की बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या बेसिस हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, मीनिंग। माइक्रो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, छोटा। माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड माइक्रो से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्मॉल। इट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है। इसमें हम पूरी इकोनॉमी की एक साथ स्टडी ना करके उसको वेरिएबल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हर पार्ट की इंडिविजुअल स्टडी की जाती है। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, एक फर्म हो गई, एक इंडस्ट्री हो गई, प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इन सब की स्टडी की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से क्लियर है, मैक्रो मीन्स बड़ा। मैक्रो वर्ड भी ग्रीक वर्ड मैक्रो से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करते हैं और जब हम होल इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करते हैं इसका मतलब हम एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। इसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की स्टडी की जाती है। मतलब जो ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जो प्रॉब्लम होल इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, उन सब की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो क्लियर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल पूरी इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है इश्यूज। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इशू प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यदि आपको याद होगा, मैंने जब इसके स्कोप कराए थे, आप स्कोप को भी इसके डिफरेंस में डाल सकते हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन स्कोप क्या था? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्राइस डिटर्मिनेशन क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के प्राइस की डिटर्मिनेशन की बात की जाती है, साथ ही साथ फैक्टर्स के प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जब हम प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट के प्राइस डिटर्मिनेशन में डिमांड एंड सप्लाई दोनों मेन रोल प्ले करते हैं। जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहां पर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। तो जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो हमें कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ेगी और कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हैं, चाहे वो यूटिलिटी एनालिसिस हो या इंडिफरेंस कर्व हो या कंज्यूमर सरप्लस हो या फिर लॉ ऑफ डिमांड हो, इन सब की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। जब सप्लाई की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के बिहेवियर की स्टडी की जाएगी। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होती हैं उसकी स्टडी भी इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। साथ ही साथ जब हम फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स में किसी भी प्रोडक्शन में 4 मेन फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सब का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाए? लैंड को, यदि लैंड रेंट पे ली गई है तो लैंड को उसका रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देनी पड़ेंगी, साथ ही साथ कैपिटल में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इन सब का प्राइस कैसे डिटरमाइन हो, इसकी स्टडी भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे हम कंट्री की बात करें या इंडिविजुअल बेसिस पे बात करें, यदि व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है और उस लिमिटेड इनकम में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना होता है तो वो अपनी इनकम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो सके।
सेम यदि हम कंट्री के लेवल पे बात करते हैं तो कंट्री में भी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन इशू हैं नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां भी आप स्कोप की बात ले सकते हो। एज यू नो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसके स्कोप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थ्योरीज एंड पॉलिसीज। थ्योरीज 6 थ्योरीज में डिवाइड है। पहला है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होती है, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ या बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव की जाए, इसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। सेकेंड थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। किसी भी कंट्री की कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसकी नेशनल इनकम पर यह डिपेंड करता है। यदि नेशनल इनकम अच्छी है, हाई है, जीडीपी रेट हाई है, तो हम कह सकते हैं कि वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। तो इसमें हम नेशनल इनकम, जीडीपी रेट किसे कहते हैं, नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, इन सब की स्टडी हम इसमें करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब की स्टडी, क्योंकि ये सब होल इकोनॉमी से रिलेटेड है। भाई यदि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, हमारे देश में सब लोग नौकरी पर लगे होंगे, सबको रोजगार मिला होगा, तो ऑब्वियसली हमारे देश की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। तो एम्प्लॉयमेंट भी मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। इसके साथ ही साथ थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में हम पढ़ते हैं कि मनी का इकोनॉमी में क्या रोल है, गवर्नमेंट और बैंक का इकोनॉमी में क्या रोल है, आरबीआई का इकोनॉमी में क्या रोल है। आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, उसका इकोनॉमी में क्या रोल है। इसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो उस सब की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। फिर बात आती है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम इंडिविजुअल बेसिस पे प्राइस लेवल की बात करते हैं, लेकिन यहां पर जनरल प्राइस लेवल की बात की जाती है। और जनरल प्राइस लेवल को किस तरह से अचीव किया जाए। और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन 2 सिचुएशन होती है। इन्फ्लेशन में किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, डिफ्लेशन में प्रोडक्ट के प्राइस या गुड और सर्विसेज के प्राइस बहुत कम हो जाते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जनरल प्राइस लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इस सब की स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड भी अपनी इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको मैक्रो लेवल पर देखा जाएगा। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यदि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, इस सब की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। साथ ही साथ पॉलिसीज बनाई जाती है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट क्या खर्च, उसकी इनकम के सोर्सेस क्या क्या हैं, रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेस हैं, और गवर्नमेंट किन किन चीजों पर खर्चा करती है ताकि पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट एक फिस्कल पॉलिसी बनाती है। साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में वो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, ताकि मॉनेटरी जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। तो मैक्रो लेवल पर बड़ी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम को देखा जाता है। ऑब्वियसली जब हम इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं तो उसमें हम सिर्फ एक पार्ट की स्टडी करते हैं। तो पार्शियल का मतलब ये है एक पार्ट की, ओवरऑल पूरी स्टडी ना करके पार्शियल एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है। तो इसमें सपोज हम किसी प्राइस
की स्टडी कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट की प्राइस की स्टडी की जाती है, तो पार्शियल इक्विलिब्रियम को देखा जाता है। यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें जनरल इक्विलिब्रियम को लिया जाता है। क्यों? जब होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम एग्रीगेट्स को ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम जनरल इकोनॉमी, हम पूरी इकोनॉमी को एक साथ कंसिडर करेंगे। पूरी इकोनॉमी को एक साथ कंसिडर करने का मतलब है कि सारे प्रोडक्ट, हम यदि प्राइस की बात करते हैं तो वहां पे एक प्रोडक्ट के प्राइस की एक टाइम में बात की जाती है, यहां पे ओवरऑल सारे प्रोडक्ट्स के, सारे गुड्स की प्राइस की एग्रीगेट के बेस पर स्टडी की जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेथड है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम यूज किया जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कंज्यूमर डिमांड है, कंज्यूमर सप्लाई है। क्योंकि हम यदि किसी प्रोडक्ट की बात करें, किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, तो स्पेशली सिर्फ उसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और कितनी उसकी सप्लाई है, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें माइक्रो वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है, क्योंकि इसमें एग्रीगेट निकाला जाता है और एग्रीगेट सारे प्रोडक्ट के एवरेज के बेस पर निकाला जाता है। नाउ अप्रोच, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बॉटम टॉप अप्रोच की जाती है। इट बिगिंस एट द स्पेसिफिक एंड मूव टू द जनरल। बॉटम से स्टार्ट होकर देन धीरे धीरे टॉप की ओर मूव करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉप बॉटम अप्रोच, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जनरल एंड देन मूव्स टू द स्पेसिफिक, या टॉप से स्टार्ट होके धीरे धीरे बॉटम की ओर मूव करती है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बॉटम टॉप अप्रोच एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉप बॉटम अप्रोच। मेथड, इसमें स्लाइसिंग मेथड यूज किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं, पूरी इकोनॉमी को वेरियस यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हर यूनिट की इंडिविजुअल स्टडी की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें एक पार्ट की स्टडी ना करके हम ओवरऑल होल इकोनॉमी की एक साथ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एजम्पशंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, नेशनल इनकम हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, इन सबको कांस्टेंट मान लिया जाता है, ताकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी की जा रही है और उसके बेस पर जो रिजल्ट निकाले जा रहे हैं वो एक्यूरेट आए। सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट माना जाता है, यानी इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, सप्लाई, इन सबको कांस्टेंट मानकर फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है नोन एज, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी ऑल्सो, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में चाहे वो प्रोडक्ट के प्राइस की बात की जाए, चाहे वो फैक्टर के प्राइस की बात की जाए, उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इसमें नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसकी स्टडी की जाती है। लास्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेसर स्फीयर इकोनॉमी यूज की जाती है। लेसर स्फीयर फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लेट डू, लीव अलोन। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए जहां पर इंडिविजुअल अपने डिसीजन खुद ले सके। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कमांड इकोनॉमी, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफियर करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉपरली हो सके। होप सो आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉग लिखे हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।